सभी का स्वागत है फिजिक्स ए टू जेड यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त पूरन सिंह आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान के कुछ व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र, जो कि प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखिए और आगामी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को दृष्टिगत कीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, टू वाटर ड्रॉप्स merge with each other to form a large droplet in the process। यानी कि दो छोटी बूंदें हैं, वो मिलकर के बड़ी बूंद बन रही हैं। तो क्या इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो देखिए, जब भी दो छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बनेगी तो हमेशा उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल घटेगा। तो इसलिए उसका जो क्षेत्रफल है वो ऋणात्मक होगा। जब क्षेत्रफल ऋणात्मक होगा तो उसकी एनर्जी भी ऋणात्मक होगी। जब एनर्जी ऋणात्मक होगी तो इसका मतलब वहाँ से एनर्जी निकलेगी। तो इसका उत्तर होगा आपका पहला, अर्थात एनर्जी इज लिबरेटेड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम amongst द फॉलोइंग कर्व्स विच वन शो द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद द टाइम। यानी कि टाइम और वेलोसिटी के बीच में वेरिएशन दिखाया गया है। फॉर ए स्मॉल साइज स्फेरिकल बॉडी फिलिंग वर्टिकल इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड। यानी कि एक श्यान द्रव के लिए जो है समय और चाल के बीच में ग्राफ दिखाया गया है। पहले ग्राफ में हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट विल बी अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि उनको कांस्टेंट है, टाइम बढ़ता जा रहा है परंतु स्पीड में कोई अंतर नहीं आ रहा है। बी पार्ट में अगर हम देखें तो उसमें वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जा रही है। तीसरे में देखें तो वेलोसिटी हाई से लो हो रही है। बट चौथे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि इसमें पहले वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती है, फिर बाद में वो कांस्टेंट एक हाई वैल्यू पर पहुंची कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद सीधे वो लिमिट में आ जाती है। और यही खासियत है कि जब कोई भी गेंद श्यान द्रव में गिरती है तो कुछ समय के बाद उसका वेग नियत हो जाता है, जिसे सीमांत वेग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा डी वाला पॉइंट इसका आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द रेन ड्रॉप्स आर इन स्फेरिकल शेप ड्यू टू। अर्थात वर्षा की जो बूंदें गोल होती हैं वो क्यों होती हैं? तो इसका सब सिंपल सा जवाब है सरफेस टेंशन, अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण ही वो सभी गोल हो जाती हैं। अब सरफेस टेंशन है क्या? यानी कि कोई भी पृष्ठ अपनी सतह को न्यूनतम धारण करने की जो क्षमता होती है, जो प्रकृति होती है, उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if water has surface tension of 7 into 10⁻²2 Newton per meter and an angle of contact with glass is 0, it rise in a capillary of diameter 0.5 mm to height। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितना द्रव ऊंचाई तक चढ़ेगा। इसमें हमें दिया हुआ है सरफेस टेंशन दिया हुआ है और डायमीटर दिया है कैपिलरी इसका। तो इसके लिए हम हल देखते हैं इसका। तो केशिका नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का सूत्र होता है H = 2T cos θ / r ρg। यहाँ से हम T R ρg का मान रखेंगे तो यहाँ से H का मान 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रेकिंग ए बिग डबल ऑफ रेडियस आर इंटू एन ड्रॉपलेट इज द रेडियस आर विल बी। यानी कि कितना कार्य करना पड़ेगा एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चनों में बड़ी बूंद का आयतन और छोटी बूंद का आयतन बराबर होगा, लेकिन उनकी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। बड़ी बूंद का आयतन 4.3 पाई आर क्यू होता है। एक छोटी बूंद का आयतन भी यही होता है 4.3 पाई आर क्यू, परंतु रेडियस छोटी होती है, संख्या उसकी n है। यहाँ से हम सोल्व करके r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और i का वैल्यू फाइंड आउट के पश्चात कार्य होता है W/T डेल्टा ए, वो भी ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा A। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिक्स अंडरलाइंग द ऑपरेशन ऑफ ए रेफ्रिजरेटर मोस्ट क्लोजली असेंबल द फिजिक्स अंडरलाइंग। यानी कि इसमें ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपके ऑप्शन है हीट इंजन, यानी कि ऊष्मा इंजन क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस अर्थात बर्फ़ का पिघलना, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर बर्फ़ का जमना, द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर अर्थात पानी का वाष्प में बदलना। फिजिक्स अंडरलाइंग द ऑपरेशन ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में कौन सा चीज़ होती है, मोस्टली क्लोजली रिसेंबल द फिजिक्स अंडरलाइंग। तो देखिए फ्रिज के अंदर तो सीधी सी बात है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो निम्न तापमान से उच्च तापमान के होता है, और ऊष्मा इंजन दिए गए ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। बर्फ़ के जमने में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप से उच्च ताप की ओर होता है, इसीलिए इसका आंसर आपका सी ही सही होगा, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्नोट इंजन टेक्स 300 कैलोरीज ऑफ हीट एट 500 केल्विन एंड रिजेक्ट 150 कैलोरी ऑफ हीट ऑफ द सिंक्स, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज। यानी कि हमें सिंक का टेम्परेचर ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है कि यहाँ पर हमें Q1 दिया है 300 कैलोरी, T1 दिया है 500 केल्विन, Q2 दिया है 150 कैलोरीज विश्व है यहाँ पर, और T2 हमें दिया हुआ है, यहाँ पर T2 हमें निकालना है। सूत्र होता है Q1/Q2 बराबर T1/T2। इस सूत्र की सहायता से हम T2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसका वैल्यू आ जाएगा 250 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेसिफिकल केस ऑफ। ऊर्जा का प्रथम नियम हमेशा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, ऊर्जा के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ए गिवन मास ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम द स्टेट ए टू द स्टेट बी by 3 path 1, 2, 3 as shown in the following figure. If W1, W2 and W3 respectively be the work done by the gas along the 3 path, then देखिए पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, ए से बी तक कितना कार्य होगा वो उसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर W1 का क्षेत्रफल कम, W2 का ज़्यादा, फिर W3 का और ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कार्य W3 जो है W3 का होगा। तो उपरोक्त आंसर के अनुसार हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस। किनकी भीमाएँ एक जैसी हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, यानी कि ऊर्जा और बल नहीं हो सकती, टॉर्क्यू एंड फोर्स नहीं हो सकते, टॉर्क्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी न्यूटन मीटर और एनर्जी दोनों की सेम होती है, ml² T-2, इसलिए आपको क्वेश्चन हो जाएगा, आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बिटवीन टू वेक्टर्स i + j एंड j + i इज। यानी इनके बीच का एंगल दिखाना। देखिए i + j और j + i, तो हम इसे दो वेक्टरों के अदिश गुणन के द्वारा भी याद कर सकते हैं। cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे ए बी। यहाँ से इसका वैल्यू होएगा थीटा का वैल्यू आएगा 60 अर्थात 60। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल बी आर देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम आफ्टर कवरिंग
फ्रॉम स्टार्ट ए डिस्टेंस इक्वल टू, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल है, स्टार्ट बिंदु से उसको जो है थ्रो किया गया है और वह एक प्रोजेक्ट बनाते हुए वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी एनर्जी आर विच इज द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम आफ्टर कवरिंग, यानी कितनी अधिकतम गति काइनेटिक एनर्जी वो पाता है, उसके लिए हमें डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है, कितनी दूरी तक करेगा। तो देखिए हमें पता है, आप चित्र के अनुसार देख सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल किस प्रकार से मूव करता है। जहाँ पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है यार था, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि हमने थ्रो किया है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी लगातार घटती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट पर, उस पॉइंट पर क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लगभग इक्वल हो जाएंगे, और जो जब पृथ्वी पर गिरते समय होगा तो उस समय भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि गुरुत्व की अधीन गति कर रहा था। तो आगे देखते हैं परीक्षण गति ऊर्जा ई के हम जानते हैं 1/2 mv² होती है। उच्चतम बिंदु पर वेग v डैश बराबर v cos थीटा, ये आप जान सकते हैं इसके बारे में। किसी भी अगर वेग को अगर तोड़ा जाता है, यानी वेक्टर v है, तो उसका क्षैतिज घटक क्या होता है, v cos थीटा होता है, और उसका ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो v sin थीटा होता है। तो इस प्रकार से हम इस वेग को तोड़कर बता सकते हैं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v cos थीटा है। तो उस बिंदु पर v cos थीटा गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, e के बराबर 1/2m v cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम प्रास के लिए क्या जरूरी है कि थीटा का मान 45 डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 पुट कर देंगे, उसके अनुसार हल कर लेंगे, तो इसमें गति ऊर्जा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी। अर्थात इसके अनुसार हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए कार व्हेन पास थ्रू कॉन्वेक्स ब्रिज, यानी कि एक उत्तल ब्रिज को पार करती है, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन विच इज इक्वल टू, यानी जो उसे पार कर रही है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। देखिए जब भी कोई कार किसी भी कॉन्वेक्स ब्रिज को पार करती है तो हमेशा देखिए उसे फोर्स हमेशा जो है उसकी नॉर्मल के सापेक्ष लगेगा। सबसे हाईएस्ट टॉप पर उसका वेट नीचे कार्य कर रहा होगा, उसके लिए प्रतिक्रिया ऊपर कार्य कर रही होगी, और उसी के अकॉर्डिंग अभिकेंद्र बल mv²/r भी ऊपर की ओर ही कार्य कर रहा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ हम देखें कि mg नीचे की ओर है, mv²/r ऊपर की ओर है। दोनों का जो पॉजिटिव जो रिजल्टेंट होगा वो भी ऊपर की ओर ही कार्य करेगा। तो हमारा आंसर होगा n बराबर mg माइनस mv²/r, अर्थात सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर विल बी एन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम वाई, यदि संरक्षी बल द्वारा कार्य किया जाता है तब क्या निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है या घटती है, ये कैसे होता है। इसमें जो आपको यह बनी किसी स्थिति में ऊर्जा बढ़ती है, यानी कंजर्वेशन सिस्टम और नॉन कंजर्वेशन सिस्टम फोर्स, यानी कि संरक्षी और असंरक्षी वर्षफल के द्वारा नहीं हो सकता। एक कंजर्वेटिव फोर्स असंरक्षी बल द्वारा नहीं, एक कंजर्वेटिव फोर्स बिल्कुल एक संरक्षी बल के द्वारा अगर कार्य किया जाता है तो हमेशा उसकी ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द होलो स्फेरिकल शेल इज, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वृत्तीय क्षेत्र की तीव्रता इनसाइड द होलो स्फेरिकल शेल, यानी कि खोखले गोलीय सेल के अंदर, खोखले गोले के अंदर कोई द्रव्यमान ना होने के कारण क्या होता है,
उधर तीव्रता वहाँ पर शून्य हो जाती है, ठीक। इसलिए Eg बराबर Gm/r², सो दैट इसका आंसर इज 0, तो कोई m है ही नहीं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर विल बी, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब पृथ्वी घूम रही है, राउंड कर रही है, तो उसके लिए जी डैश बराबर होता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस का थीटा। आर ही पृथ्वी त्रिज्या है, ओमेगा उसका कोणीय वेग है, थीटा वहाँ पर एंगल है, किस एंगल पर कोई वस्तु रखी हुई है। जैसे पृथ्वी घूमना बंद कर देती है वैसे ही ओमेगा का मान 0 हो जाएगा, 0 का होते ही जी डैश का मान जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। तो पहले घटा हुआ था जो कि बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, two rings have their moment of inertia is the ratio 2:1 and their diameters are in the ratio 2:1, the ratio of their mass will be। देखिए, दो रिंग है हमारे पास, उनका जो है रेशो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो दे रखा है, तो अगर उनका रेशो दे रखा है I1/I2, इट इज़ 2:1, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वन दे रखा है I1/I2 बराबर 2:1 दे रखा है, और डायमीटर्स का रेशो दे रखा है, यानी कि D1/D2 अगर हम देखें वो दे रखा है 2:1। इसको हम R1/R2 भी कर सकते हैं। R1/R2 कितना हो जाएगा, ये 1/1/2, फिर से 2 के आने हैं R1/R2, ठीक है। अब किसी भी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हमारे स्क्वायर, तो I1/I2 बराबर M1/M2 इंटू R1/R2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू पुट करके M1 और M2 मान निकालते हैं। M1 में कितना आएगा 1/2, यानी कि हमारा आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ए वायर इज स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स F, if S is the strain developed and Y is young modulus of material of wire, then work done per unit volume is। यानी कि एक वायर को एक बल के साथ खींचा जा रहा है, ठीक है। Y उसका यंग मॉडुलस है, तो उसमें कितना कार्य होगा। देखिए, प्रत्यास्थ ऊर्जा को क्या होती है, क्या कार्य होता है, कार्य यू और ऊर्जा कितनी होती है U/W, यानी कि 1/2 सिग्मा इंटू एस। वाई बराबर सिग्मा अपॉन एस, अर्थात सिग्मा और वाई इंटू एस, तो W बराबर हो जाएगा 1/2 वाई इंटू एस। इसको हम सिंपली भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किया गया कार्य जो होता है W बराबर जो होता है 1/2 यंग गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर भी होता है। तो हमारे पास ये उत्तर आएगा आपका ए, ठीक है। सिंपल से याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा और इसका दूसरी फॉर्म होती है, वो होती है W बराबर 1/2 और प्रतिबल मतलब स्ट्रेन स्ट्रेस जो होता है, अर्थात T इंटू प्रतिबल गुणा विकृति, अर्थात T इंटू एस भी हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ए ब्लैक बॉडी इज मेंटेन्ड एट 27 डिग्री एंड 27 डिग्री, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द रेडिएशन ऑफ इमिटेड। देखिए, रेडिएशन के लिए स्टीफन्स का नियम लगाइए। स्टीफन्स का नियम होता है E=σT⁴। इसी के अनुसार दो बॉडी के लिए E1/T बराबर T1/T2, T1 हो जाएगा आपका, फिर T1 कैसा निकलेगा आप समझाते हैं, 27 है, 27 में 273 छोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा। ऐसे ही हम सेम कर सकते हैं, 927 में 273 जोड़ देंगे तो वो 1200 हो जाएगा। तो इसे हल कर लेंगे। E1/T2 का वैल्यू 1:256, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए प्लेन ग्लासेस स्लैब is kept over various colored letters, the letter which appear least right is। देखिए, एक प्लेन ग्लास स्लैब, एक कांच का गुटका है, कीप अवर वेरियस कलर्ड,
कई रंगों के ऊपर रखा हुआ है। द लेटर विच अपियर लिस्ट राइज, कौन सा कलर्ड उठा हुआ दिखाई देगा? ब्लू, नीला, वायलेट, बैंगनी, ग्रीन, हरा, रेड, लाल। देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा उठा दिखाई देगा, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो सबसे कम विचलित होता है, इसलिए इसका आंसर होगा रेड। क्वेश्चन नंबर 21। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड of material of reflecting index 1.5 and having a focal length of 10 cm is immersed in a liquid of reflecting index 3.0, the lens will behave as। देखिए एक लेंस है, उसे हम जिसका जो रिफ्लेक्ट इंडेक्स है 1.5 है, फोकल डिस्टेंस की 10 सेंटीमीटर, उसे एक दूसरे द्रव में डुबो दिया जाता है जिसका इंडेक्स जो है 3 है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि हम उस कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू लिक्विड निकालेंगे। उसके लिए आप जानते ही हैं कि ये सूत्र आपने पढ़ा है कि ANG बराबर होता है, हमें निकालना है कांच का निकालना है, तो WNG इक्वल होता है ANG अपॉन ANW। तो हम इस सूत्र के अनुसार हम उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार हम देखेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर आवर्तनांक लेंस मेकर का फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर म्यू का मान WNG वाला रखेंगे और -1 और R1 R2 को सेम रहने देंगे। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू f की जो वैल्यू है निगेटिव प्राप्त होती है। अगर निगेटिव होगी तो इसका मतलब वो एक कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, फोकल दूरी में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका बी आंसर रहेगा, डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23। एन achromatic convergent double of two lenses is contact has a power of plus 2d. The convex lens has power plus 5d. What is the ratio of the dispersive power of the convergent and divergent lens? Convergent और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट उत्तल लेंस, डाइवर्जेंट अवतल लेंस। संयोजन की पावर दे रखी है प्लस 2d, तो उसकी फोकल लेंथ हो गई 50 सेंटीमीटर। पहले लेंस यानी कि कॉन्वेक्स दे रखी है प्लस 5d, तो इसकी फोकल डिस्टेंस हो गई प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस हमारे पास जो सूत्र होता है संयुक्त लेंस की फोकल दूरी के लिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, उसके अकॉर्डिंग हम इसका हल कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा आपका f2 निकल जाएगी हमारे -100/3। और फिर हमें निकालना है डिस्पर्सिव पावर यानी कि विश्लेषण क्षमता, वो होती है ω1/ω2 बराबर -f2/f1। तो वहाँ से इसको हल करके इसका आंसर निकाल जाएगा। आंसर है 3:5। आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 24। फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम इज ए। फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम क्या है? फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम एक लीनियर ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है। क्या है? लीनियर ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम ए, फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम। फ्रॉनहोफर इसमें फ्रॉनहोफर जो है वो डिफ्रैक्शन में पढ़ा जाता है। डिफ्रैक्शन में क्या था कि इसमें कि किसी भी छिद्र से निकलने वाला प्रकाश जब उससे बाहर निकलता है तो एक रेखा में रिस्पेक्टिव हो जाता है, उसमें जगह जगह उसकी स्लिट दिखाई देती है, तो वो एक रेखा में बन लिया है, इसलिए रेखीय अपसरण स्पेक्ट्रम वहाँ पर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. When a thin convex lens is put in contact with a thin concave lens of the same focal length, the consultant combine has a focal length equal to. देखिए, एक उत्तल लेंस को दूसरे अवतल लेंस के साथ संपर्क में रख दिया जाता है, दोनों की फोकल लेंथ सेम है, तो इस अवस्था में जो संयुक्त फोकल दूरी होगी वो अनंत हो जाएगी और वो प्लेट एक समतल प्लेट की भांति कार्य कर रही होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. एन एक्रोमेटिक कंबाइन ऑफ लेंस ऑफ फॉर्म बाय ज्वाइनिंग, यानी कि अवर्णक लेंस संयोजन किस प्रकार से बनता है? दो कॉन्वेक्स लेंसेस दो उत्तल लेंस से बन सकता है? नहीं. दो कॉनकेव लेंसेस दो उत्तल लेंस बन सकता है? नहीं बन सकता. सी, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों मिलकर ही एक अवर्णक लेंस युग्म बनाते हैं. तो इसके अनुसार आंसर होगा आपका सी. ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ही इतना ही. अगर आपको ये हमारे द्वारा उपलब्ध कराए क्वेश्चन समझ में आए हैं, आपको अच्छे लगे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनसे भी सब्सक्राइब अवश्य कराएं. शेयर सब्सक्राइब. धन्यवाद. थैंक यू. नमस्कार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लेंथ ऑफ ए सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज. इसका मतलब है कि जो खगोलीय दूरदर्शी होती है उसकी सिंपल लंबाई कितनी होती है. देखिए, खगोलीय दूरदर्शी की सिंपल लंबाई जो उसका आवश्यक लेंस है उस और अभिनेत्री लेंस है, उन दोनों की फोकस दूरियों के योग के बराबर होता है. तो इसमें आंसर आपका है द सम ऑफ द फोकल लेंथ. ठीक है, यानी कि एफ ओ, तो जो हो गई आपकी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी प्लस एफ ई जो कि अभिनेत्री लेंस की फोकस हो जाएगी. इनका योगफल ही वो दूरदर्शी की लंबाई कहलाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. ए फोटोग्राफर चेंज द अपर्चर ऑफ द कैमरा, यानी कि वो कैमरे का को मूव करता था एंड रिड्यूस इट द हाल्फ ऑफ द ओरिजिनल अपर्चर्स, और घटा करके उसको आधा कर देता है. द एक्सपोज टाइम नाउ शुड भी, तो एक्सपोज टाइम मतलब उद्भाषण काल, कितने समय में वो शूट कर लेगा. ठीक है. सेम एज बिफोर, जैसे पहले था ऐसा नहीं. डबल देन बिफोर, पहले के मुकाबले दुगुना. 4 टाइम देन बिफोर, पहले के मुकाबले 4 गुना. या हाफ यानी कि आधा. जब वो कैमरे को कितना कर रहा है, हाफ कर रहा है, यानी कि उसका जो द्वारक है अपर्चर है वो घट के आधा हो गया, तो जाहिर सी बात टाइम जो 4 गुना हो जाएगा. सीधी सी बात है. तो देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन कि उद्भाषण काल इज प्रोपोर्शनल टू द्वारक का स्क्वायर्स, यानी कि एक्सपोज टाइम इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर. T1 प्रोपोर्शनल D/2 या T2 एंड T इक्वल T2 प्रोपोर्शनल D स्क्वायर अपॉन 4 और T1 अपॉन T2 इक्वल टू 4, यानी कि T1 इज इक्वल टू 4 T2. तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर है वो सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. द मास ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज अबाउट 16 टाइम ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऑक्सीजन का जो मास है वो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग 16 गुना है. यानी कि हम कह सकते हैं कि MO जो है MO इज 16 mH. ठीक है, कह सकते हैं. At room temperature, the RMS speed of oxygen molecules is V. ऑक्सीजन की जो VRMS है वो V है. द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मोलिकुल्स एट सेम टेम्परेचर विल V.
हमें ज्ञात करनी कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो आपके पास आंसर है v/16, v/4, 4v और 16। तो VRMS ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है √3RT/m। तो दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए R और T तो सेम रहेगा, केवल m के प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि VRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m के अकॉर्डिंग हम VO/VH इक्वल टू √MH/MO इक्वल टू √2/32 इक्वल टू 1/4। VRMS यानी VH निकाल सकते हैं, VMH इक्वल टू 4V या VO कह सकते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग ऑक्सीजन के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग का 4 गुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ए वीजल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, यानी कि एक कंटेनर्स है, उसके अंदर बहुत सारी गैसें एक साथ भर दी गई हैं, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सत्य है। ऑन पहला स्टेटमेंट है ऑन द एवरेज द हायर हैवियर मॉलिक्यूल्स हैव हायर स्पीड, जो भारी अणु हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरा है एवरेज स्पीड ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज सेम, भिन्न भिन्न अणुओं की स्पीड औसत होगी। एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल्स इज भी सेम, यानी कि सभी मॉलिक्यूल्स के जो स्थितिज ऊर्जा है, औसत गति ऊर्जा है, वो सेम रहेगी। ऑन द एवरेज द हैवियर मॉलिक्यूल्स हैव हायर ट्रांसलेशन एनर्जी, भारी अणुओं के लिए अधिक गति ऊर्जा होगी। लेकिन हमें पता है कि जब भी किसी भी कंटेनर्स में बहुत सारी गैसें मिश्रित की जाती है तो ऊर्जा संविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक अणु की औसत गति ऊर्जा समान होती है, तो अर्थात E बराबर 3/2 kT, ठीक है। तो इसी के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस सैंपल है, बोथ हैव द सेम मास, यानी कि MH इज इक्वल टू MO, MH इज इक्वल टू MO, ये आपस में इक्वल है। द सेम वॉल्यूम एंड द सेम प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। द रेशो ऑफ द देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T हमें निकालना है, ठीक है। तो चूँकि हम जानते हैं कि VRMS इक्वल टू √3R2/m होता है, ठीक। VRMS1 इक्वल टू VRMS2, चूँकि सेम वॉल्यूम सेम प्रेशर तो सेम वेलोसिटी रहेगी, ठीक। एंड देन √3RT/m1 इक्वल टू √3RT/m2, चूँकि प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल। T1/m1 बराबर T2/m2, यहाँ से T1/T2 की वैल्यू m1/m2 के इक्वल होगी। एंड यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा आपका 16/1, यानी कि 16:1। आंसर आपका हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ए सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम V1 टू V2, एक गैस जो है वॉल्यूम V1 से V2 तक एक्सपेंड होती है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन, जब प्रसारित हो रही है तो उसका सबसे ज़्यादा कार्य कौन सी स्थिति में होगा। सबसे ज़्यादा कार्य समुदाय वक्र में होगा, क्योंकि इसके द्वारा खींचा गया क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात इसका आंसर आइसोबोरिक। क्वेश्चन नंबर 32।
फॉर आइसोथर्मल समतापी आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट गैस द वॉल्यूम ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू आइसोथर्मल समतापी प्रसार के अंदर का बात की जा रही है। और समतापी प्रसार में क्या होता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इज विल बी कांस्टेंट। ठीक है, यानी दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो उसका हम डिफरेंशिएशन करने के पश्चात हमें प्राप्त होगा डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ए मोलिक्यूल्स of mass m of an ideal gas collides with the wall of the vessel with velocity v. The charge in linear momentum of the molecules is। क्वेश्चन का अर्थ है कि जब भी कोई अणु किसी भी दीवार से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसके रेखीय संवेग में क्या परिवर्तन होता है। सीधी बात है कि जब वो जाएगा तब उसका एम भी होगा, जब आएगा तब भी उसका एम भी होगा। डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, अंतर निकालना है तो माइनस एम बी अर्थात -2 हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज वुड बी मोस्ट डिजायरेबल फॉर ए कुकिंग पॉट। खाना पकाने वाले बर्तनों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य जो सबसे ज़्यादा उचित हो। देखिए, खाना पकाने वाले बर्तनों के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या, चालकता बहुत अधिकतम होती है, विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही न्यूनतम होती है, क्योंकि जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी ठंडे भी हो जाते हैं। सो दैट लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 35 न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन वन टू द फॉलोइंग। न्यूटन का शीतलन नियम इनमें से किस पर डिपेंड करता है। कॉन्वेक्स क्लॉसेस, नेचुरल कॉन्वेक्शन से प्राकृतिक संवहन पर, फोर्स्ड कॉन्वेक्टिंग गैसेस दबावीय संवहन पर, नन ऑफ दिस, इनमें क्वेश्चन है। एक तो है संवहन, नेचुरल संवहन। देखिए, न्यूटन्स लॉ कहता है कि कोई वस्तु किस गर्म है और प्रकृति में रख दी जाए तो उससे स्वतः ही ऊर्जा बाहर निकलती रहती है, अर्थात उसका ठंडापन आता रहता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 ए पॉलिश्ड मेटल प्लेट विद ए रफ ब्लैक स्पॉट ऑन इट इज heated to about 1400 Kelvin and quickly taken into a dark room. Which one of the following statement will be true? देखिए, इसमें कहा गया कि एक प्लेट है जो पॉलिश की गई है, उस प्लेट को जो है 1400 केल्विन तक गर्म किया गया है और उसे तेज़ी के साथ एक अंधेरे में ले आया गया है। जैसे ही हम अंधेरे में ले जाते हैं तो क्या होता है। देखिए, पहली बात तो यह है मेटल प्लेट है, रफली है, भद्दी प्लेट, ब्लैक स्पॉट है, क्योंकि हम जानते हैं कि किरचॉफ ने कहा था कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। क्योंकि प्लेट का टेम्परेचर बहुत हाई है तो जो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट है वो जितना अच्छा अवशोषक है उतना अच्छा उत्सर्जक भी है। तो अंधेरे में जाते ही ये काला स्पॉट ज़्यादा ही चमकदार दिखाई देगा, अर्थात द स्पॉट विल बी अपीयर ब्राइटर देन द प्लेट। प्लेट के सापेक्ष ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 37 चेंज द फ्रिक्वेंसी ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। डॉपलर इफेक्ट के दौरान के अनुसार आवृत्ति में परिवर्तन कब होता है। द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर स्रोत और श्रोता एक दिशा में गति कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है। द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर बोथ आर रेस्ट, दोनों स्थायी हों, गलत ये तो हो नहीं सकता कभी भी। देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, अर्थात सोर्स यानी स्रोत और श्रोता के बीच में जब आपेक्षिक गति होती है तभी उसमें परिवर्तन होता है। क्वेश्चन आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 इफ ए स्टार इमिटिंग येलो
एक तारा है जो कि पीले प्रकाश से चमक रहा है। स्टार्ट एक्सेलरेटिंग टूवर्ड द अर्थ, इट्स कलर एज सीन फ्रॉम द अर्थ विल बी। देखिए, जब पीला प्रकाश उत्सर्जित करने वाला तारा पृथ्वी की तरफ त्वरित होता है तो उसकी आवृत्ति बढ़ती है। तो आवृत्ति बढ़ने से क्या होता है, पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश जो है वो बैंगनी रंग की ओर विस्थापित हो जाएगा, अर्थात उसका रंग बैंगनी होगा, अर्थात टर्न ग्रेजुअली वायलेट। क्वेश्चन नंबर 39, एट व्हाट स्पीड शुड ए सोर्स ऑफ साउंड मूव so that observer find the apparent frequency equal to half of the original frequency। देखिए, एक श्रोता है, एक स्रोत है, और स्रोत जो श्रोता है वो स्रोत से दूर जा रहा है। दूर जाने की स्थिति में जो डॉपलर प्रभाव के अकॉर्डिंग जो आवृत्ति का फॉर्मूला है वो है एन डैश इक्वल टू एन वी अपॉन वी प्लस वी एस। वो कहता है हाफ दिखाई देती है, आवश्यक आवृत्ति हाफ है, तो एन वाई अपॉन टू इक्वल टू एन वी अपॉन वी प्लस वी एस। यहाँ से सोल्यूशन कर लेंगे तो वी एस इक्वल टू वी आएगा, अर्थात जो श्रोता का जो वेलोसिटी है वो वी होगी। क्वेश्चन नंबर 40, इन ए हार्मोनियम द इंटरमीडिएट नोट्स, अर्थात जो मध्यांतर है, जो नोड है बिटवीन ए नोड एंड इट ऑक्टेव फ्रॉम बी की डिस्टेंस कितनी होगी, ए एंड सी के सापेक्ष। तो बी की डिस्टेंस ए और सी के सापेक्ष एक गुणोत्तर माध्य के इक्वल होती है, अर्थात बी इक्वल टू रूट ए सी, अर्थात ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मीन ऑफ बोथ नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, टू चार्ज are placed at a certain distance apart. A brass steel is placed between them. दो चार्ज हैं जो एक दूसरे की दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच में एक स्टील की सीट ब्रास स्टील की सीट रख दी गई है। द फोर्स बिटवीन विल दैम, देखिए न्यूटन्स के नियम के अनुसार दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। चूँकि ब्रास प्लेट है, ब्रास प्लेट के लिए इस के जो कि परावर्तांक है इसके का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो F का मान हमेशा 0 हो जाएगा, अर्थात आपको आंसर हो जाएगा बी डिक्रीज टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, टू स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 and R2, R1 is rated and R2 are given equal charges and connected। दो स्फीयर हैं, रेडियस दे रखी है, R1 बड़ा है R2 छोटा है, दोनों के चार्ज इक्वल्स हैं और आपस में जोड़ दिए जाते हैं। द स्फीयर ऑफ रेडियस R1 विल हैव लेस पोटेंशियल्स। भाई R1 इक्वल टू R1 बड़ा है R2 से, तो उसका पोटेंशियल कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। द स्फीयर रेडियस ऑफ R2 विल बी लेस पोटेंशियल, इसका कम होना चाहिए। द टू स्फीयर्स विल हैव द सेम पोटेंशियल, दोनों बराबर होना चाहिए। स्फीयर ऑफ रेडियस R1 विल हैव नेगेटिव पोटेंशियल एंड R2 विल बी 0 पोटेंशियल। देखिए, क्योंकि कनेक्ट किया गया है तो कनेक्ट करने के पश्चात क्या होता है, आपस में विभव बराबर हो जाता है। अगर कनेक्ट नहीं होता तो कनेक्ट नहीं होने की स्थिति में क्या होता है, किसी भी स्फीयर्स पर आने वाला विभव v इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। क्योंकि Q सेम है तो R पर डिपेंड करने का, तो जिसकी रेडियस कम होगी उस पर विभव ज़्यादा होगा, जिस पर रेडियस ज़्यादा होगी उस पर विभव कम होगा, क्योंकि विभव हमेशा रेडियस के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। बट कनेक्टेड है तो दोनों पर चार्ज समान होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू tiny bodies with constant charge in air and in a insulting mediums of directly constant k is। देखिए, एक तो वायु में है और दूसरा किसी माध्यम में, डायरेक्ट्रिक माध्यम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो इसके लिए हम न्यूटन्स कूलम्ब्स के नियम का उपयोग करेंगे और वहाँ पर है एयर में अगर हम देखें तो F इजिकल टू 1/4πε0 इंटू K1 K2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R² होगा। और मीडियम में देखिए बात करेंगे तो F मीडियम जो 1/4πε इंटू K इंटू Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R² जाएगा। जब हम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो F एयर अपॉन F मीडियम इक्वल टू कितना आएगा K। तो यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं 1, क्योंकि पूछा है डायरेक्ट मीडियम के अकॉर्डिंग, तो F मीडियम अपॉन F एयर का जो रेशो आएगा वो K रेशो 1 आएगा, आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द वर्क डन इज टेकिंग ए चार्ज Q वंस राउंड द सर्किल ऑफ रेडियस R एंड हैविंग ए चार्ज Q एट द सेंटर्स इज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक चार्ज है Q, एक चार्ज कैपिटल Q चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है और स्मॉल q चार्ज उस कैपिटल Q चार्ज के अकॉर्डिंग मूव करता है। वर्क डन इज टेकिंग ए चार्ज Q वंस राउंड, एक चक्कर घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा। देखिए, जब कोई चार्ज सेंटर में होता है तो उसके चारों ओर खींचेगा कोई भी पृष्ठ जो इक्वेटर पोटेंशियल सरफेस कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, क्योंकि उसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल समान होता है और समान पोटेंशियल पर किसी भी चार्ज को अगर ले जाया जाता है तो उसे हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता, क्योंकि W कार्य इक्वल होता है Q क्रॉस डेल्टा V, क्योंकि विभव में कोई परिवर्तन नहीं है इसलिए कार्य भी 0 होता है। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट में। और दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी को इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र से शीघ्र मिल सके। धन्यवाद।